चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल का आज गठन हो गया है। राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने आज 13 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीडी कल्ला ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरे नंबर पर शांति कुमार धारीवाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शांति कुमार कोटा दक्षिण से चुनाव जीते हैं और सीएम अशोक गहलोत के करीबी भी हैं। परसादी लाल मीणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। वो लालसोट विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं और मीणा समाज के बड़े नेता है। परसादी लाल भी अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। ऐसे समाज से आने वाले भंवरलाल सुजानगढ़ सीट से चुनाव जीते हैं और डिप्टी सीएम सचिन पायलट। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल अनुशासित कार्यकर्ता की तरह इन्होंने काम किया है और आगे भी जो भी इनको नेतृत्व जो देगा और जनता जो इनको प्यार और आशीर्वाद के साथ जिताती आ रही है और आगे भी ये करते रहेंगे। तो राजनीतिक संघर्ष इनका बहुत लंबा रहा है, क्योंकि जयपुर से चुनाव लड़ना, फिर वह कई बार हर चुनाव वार जाना, फिर इस तरह से पहुंचते पहुंचते आज ये मंत्री पद बन गए, मंत्री तक पहुंचे हैं। पूरे जीवन इसमें आप साथ रही हैं, तो किस तरह से मानते हैं इनके जीवन का पूरा? नहीं, नेताजी जो आते हैं ये तो पूरी जनता के लिए ही होते हैं ना, तो पूरा संघर्ष है, उस संघर्ष में उनका साथ देना ही बस मेरा कर्तव्य है जो मैं निभाती हूँ। देखिए, बिल्कुल पूरा संघर्ष में जीवन रहता है और जीवन का इस तरह से रहता है। वही बात उनकी पत्नी ने भी कहा कि पूरे संघर्ष में उनके साथ रहिए। और भाईजान, मेरा एक सवाल वापस आपसे दोहराना चाहूंगा कि मंत्री परिषद की शपथ अब हो चुकी है, अब आगे क्या रहेगा? ये ना पिछली सरकार में यूडीएच की वो ग्रेगी थी, अब चूंकि वापिस आप काबीना मंत्री बने हैं, किस प्रकार की जिम्मेदारी रहेगी और प्राथमिकता क्या क्या रहेगी? आप क्या चाहते हैं मुझे किस तरीके की जिम्मेदारी मिले? यूडीएच की मिलना चाहिए सर। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसी में जम के काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता कुछ नहीं होती है, ये तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा पे डिपेंड करता है, हाईकमान की इच्छा पे डिपेंड करता है। वो जो जिम्मेदारी देंगे उसको पूरी करेंगे वक्त के अंदर अंदर। सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां ज्यादा है, सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां ज्यादा जी, आर्थिक चुनौतियां ज्यादा है सरकार के सामने। ये चुनौतियां हमेशा से करते आए यार, 75 साल की उम्र हो गई, आज तक किसी चुनौतियों से घबराए नहीं हम। यूडीएच की जहाँ तक बात की जाए, वैसे आपके नगरीय निकायों की बात की जाए, आपके पास पुराना अनुभव है। जो हालात प्रदेश के हैं, खासतौर पर नगरीय निकायों की आर्थिक हालत बेहद खराब है, तो यदि आपको प्रभार मिलता है तो उस जो कुछ मिलेगा उसी में काम करेंगे। आप थैंक यू, बहुत बहुत बधाई साहब आपको। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले की, जब राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने तमाम विधायक जो कि अब मंत्री बन चुके हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई। पहली तस्वीर में बीडी कल्ला को शपथ लेते हुए देखा जा सकता है, तो वहीं दूसरी तस्वीर शांति धारीवाल की है, तीसरी परसादी लाल मीणा, चौथी तस्वीर में भंवरलाल मेघवाल को शपथ लेते हुए देखा जा सकता है, तो वहीं 5वीं तस्वीर में लालचंद कटारिया जिन्होंने राजभवन में शपथ ली। 6ठी तस्वीर में रघु शर्मा को देखा जा सकता है शपथ लेते हुए। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और क्या कुछ तैयारियां आज राजभवन में की गई वो भी आपने सुबह से ही न्यूज 18 राजस्थान पर देखी। साथ ही पहली तस्वीर में गोविंद सिंह डोटासरा भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दिए, और वहीं दूसरी तस्वीर में ममता भूपेश को देखा जा सकता है शपथ लेते हुए। तीसरी तस्वीर में अर्जुन बामनिया है। चौथी तस्वीर में भंवर सिंह भाटी जब उन्होंने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली, और 5वीं तस्वीर में सुखराम विश्नोई, तो वहीं 6ठी तस्वीर में अशोक चांदना को शपथ लेते हुए देखा जा सकता है मंत्री पद की। हमारी 27,000, ये 20,000 का नाम लेते हैं, 27,000 स्कूलें बंद हुई हैं। मर्ज के नाम पर, बंद होने के नाम पर, एकल के नाम पर, एकीकृत नाम पर जो बंद स्कूलें हमने की हैं, हमारी सरकार ने जो खोली थी, मैं जब शिक्षा मंत्री था, स्कूलें, बहुत स्कूलें हमने खोली है हमारे लिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर जो महिलाओं की दुर्दशा, महिलाओं को अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ रही थी, राजस्थान
तीसरे नंबर पर था आपराधिक प्रवृत्ति में महिलाओं की। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम महिलाओं को सुरक्षित राज्य दे पाएं, उनका शिक्षा स्तर बढ़ा पाएं और उनको मुख्य भूमिका में लाने का हम प्रयास करेंगे। ममता जी, सीएम, डिप्टी सीएम समेत कुल 25 मंत्री अभी है ना, उसमें एक महिला मंत्री आप हैं, तो जो महिलाएं हैं उनकी भी आपसे काफी उम्मीद है। निश्चित और हम पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारा पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को हम पूरी उनकी भावनाओं के अनुसार राज दे पाएं, उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएं और जो कांग्रेस को मैंडेट दिया है राजस्थान ने, उस मैंडेट के अनुसार हम लोग काम करें और एक नया राजस्थान, एक विकसित राजस्थान, एक सुदृढ़ राजस्थान बनाने का प्रयास करें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यह ममता पुष्करेश जिनका कहना है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उस पर खरा उतरने की कोशिश वो करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 जयपुर। वो फ्री लगता था, 450 रुपए का इंजेक्शन जो सांप काट देता था उसका फ्री लगता था। लिखता डॉक्टर आ जाता, पर्चा लिखता, सीधा जाता दवा के केंद्र के ऊपर और दवा लेके आ जाता था। आज भामाशाह काट देते तो हम ये काम करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में अब है बिजली के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा, अब मेरे से आप सारे डिपार्टमेंट की बात पूछ लेना, मैं सब बता दूंगा। आज बिजली आपके मंत्रिमंडल की बात करें जिन्होंने ओथ लिए, आपके जितने महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए मंत्रिमंडल में वो नजर नहीं आई, क्योंकि राहुल जी भी कहते थे 33% की कम से कम भागीदारी, वो अभी नहीं आई। अभी खाली पद बाकी और है, चेयरमैन का पद भी बाकी है, पद खाली भी और रखे। रहा है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, आम आदमी के साथ, उस आधार पे हम काम करेंगे और जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वैसी योजनाएं और नहीं बने और उनको जो बंद करने का या उनको फेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे उनको निकाल के दोबारा सुचारू तरीके से चला के आम जन को इसका लाभ दिलाया जाए, युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएं, महिलाएं सुरक्षित रहें और प्रदेश के अंदर एक जो वातावरण, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको सुधार के एक बहुत ही समरसता का वातावरण राजस्थान के अंदर। आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, आप जिस जिले से आते हैं वो अमूमन काफी चर्चाओं में रहता है कानून व्यवस्था को लेकर, तो आपके मंत्री बनने के बाद किस तरीके से देखते हैं, क्या बदलाव आएगा? देखिए, पूरा बदलाव आएगा। हमारी प्राथमिकताएं आम जन की सुरक्षा रहेगी, क्योंकि पिछले सरकार के अंदर वसूली उनका मुख्य उद्देश्य था। अधिकारी कर्मचारी वसूली करने में लगे हुए थे, सरकार पूरी वसूली करने में लगी हुई थी, लेकिन ये सरकार आमजन की सरकार है, जनता के लिए काम करेगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यह है टीकाराम जूली, जिनका कहना है कि जो अब नई सरकार आई है वो जनता के लिए काम करेगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार वसूली के लिए काम। और साथ ही हमारे साथ सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीपाल जी, आपके साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया, साथ ही 1998-2008 को देखते हुए 2018 में क्या बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। श्रीपाल जी। जी बिल्कुल नूपुर, मंत्रियों ने शपथ ले ली है। मंत्री अब सचिवालय जाएंगे, वहां पर उनको बाकायदा कमरे अलॉट कर दिए गए हैं और आज ही वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, कामकाज शुरू कर देंगे। ओम सैनी साहब, ये जो परिस्थिति है जिसकी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जो आर्थिक स्थिति है राजस्थान की और उसमें जिस तरह के वायदे किए गए उनका कमिटमेंट पूरा करना, ये अपने आप में आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी चुनौती होगी? हाँ श्रीपाल जी, ठीक कह रहे हैं आप। 1998 में जब भैरव सिंह जी शेखावत से सरकार मिली थी, कांग्रेस सरकार, अशोक जी गहलोत को, तो उनके बजट को लेकर बड़ी आलोचना करते थे कि साहब 53,000 करोड़ का वो घाटा छोड़ करके गए हैं। लेकिन जैसे ही आए तो उनके समझ में आया कि जब कल्याणकारी सरकार के रूप में आप काम करते हैं तो आपके लिए गरीब इम्पोर्टेंट होता है। अंत्योदय योजना जो भैरव सिंह जी ने चलाई थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी, उसका कितना लाभ मिला है। तो ऐसे में समझ में आया कि हमारे डेवलपमेंट का मॉडल बदलने वाली स्थिति हो गई है और हमारे डेवलपमेंट का मॉडल निवेश आमंत्रित करें और साथ साथ में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की चेष्टा करें। लेकिन अगर आत्मनिर्भर नहीं भी बना पा रहे हैं तो आगे से चाहे उधार लेके जो प्रोमिसेस थे उनको फुलफिल करें। और यही देखा आपने कि अशोक जी के वक्त में उधार बढ़ी, वसुंधरा जी के वक्त में उधार बढ़ी, लेकिन रुकना चाहिए। महत्वपूर्ण खबर, मंत्रियों में आज नहीं होगा विभागों का बंटवारा। जी हाँ, विभागों के बंटवारे में अभी लग सकता है 1-2 दिन का वक्त और विभाग बंटवारे पर कांग्रेस हाईकमान से एक बार चर्चा भी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों में आज विभागों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। विभागों के बंटवारे में अभी 1-2 दिन का वक्त और लग सकता है। विभाग बंटवारे पर कांग्रेस हाईकमान से एक बार चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज जैसा कि 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, मगर
मंत्रियों में आज विभागों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। विभागों के बंटवारे में अभी 1-2 दिन का समय वक्त और लग सकता है। विभाग बंटवारे पर कांग्रेस हाईकमान से एक बार फिर चर्चा हो सकती है। जी श्रीपाल जी। तो ये बड़ी खबर थी कि विभागों का बंटवारा अभी नहीं होगा, उसमें वक्त लगेगा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी आमतौर पर देखा गया कि शपथ होती है उसकी देर रात तक विभागों का बंटवारा आमतौर पर हो पाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे जो आर्थिक स्थितियां हैं उसकी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चारवाक का सिद्धांत है, कर्ज लो और घी पियो, नहीं, चारवाक के सिद्धांत को भी बड़ा तोड़ करके समझा जाता है। चारवाक का सिद्धांत का अर्थ ये नहीं था। चारवाक के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है, जिसको जिनको ये लगता है कि सिर्फ वहीं तक है तो उनको पढ़ना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं और डेमोक्रेसी में जो आपके प्रीएम्बल और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट जो सामान्य जन को आपने दिए हुए हैं, तो सरकारें जो आती हैं उनको फुलफिल करने की जिम्मेवारी होती है। और यही बात देख करके जब 1993 में डेवलपमेंट का मॉडल हमारे यहाँ मुल्क में बदला, यानी कि सोवियत संघ के ढह जाने के बाद में जो एक मॉडल ऐसा आया जिसमें कि बाजार का सब कुछ वर्चस्व बढ़ने लगा और उसमें कैसे इन सब चीज़ों की रक्षा की जाए, ये रास्ते निकाले अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने। मैंने देखा यूपीए फर्स्ट को, मैंने देखा कि किस तरीके से जो अपनी योजनाएं बनाई उनमें प्राथमिकताएं सामान्य जन को दी गई, बावजूद उसके कि बाजार का प्रमुखता देते हुए, पूंजी को प्रमुखता देते हुए, निवेश को प्रमुखता देते हुए सामान्य जन को कैसे लाभ पहुंचाया जाए इस पर काम किया गया। और वो करने की वजह से जो आप पे लगातार उधार बढ़ी और जिससे घाटे वाली अर्थव्यवस्था बनी, उसका रास्ता पहली बार राजस्थान में अशोक गहलोत ने निकाला। और उन्होंने रिफाइनरी का जो सिलसिला किया था, जिससे जॉब भी हो सकते थे और साथ साथ में राज्य की आमदनी भी बढ़ सकती थी। अब बदली हुई आर्थिक स्थितियों में जिसमें जीएसटी वगैरह का सारा सिलसिला है, उसमें तो और मुश्किल हो गई है। लेकिन फिर भी ये सब किया जा सकता है अगर आप बड़ी तेज़ी के साथ में उन सब चीज़ों पे काम करें। निवेश के लिए आप जिस तरीके से बंगाल की सरकार अपना सीधा निवेश आमंत्रित करने की चेष्टा कर रही है, विदेशों से अपने संपर्क बना रही है, क्योंकि राज्य के और संघ के जो रिलेशन है, संघ के और प्रदेश के जो रिलेशन है, वो कुल मिलाकर के बड़े टेंस हो गए हैं। और यूरिया के मामले में हम देख रहे हैं। जो आप बंगाल का जिक्र कर रहे थे, IRC का यहाँ पर आयोजन किया गया था, राजस्थानी कॉन्क्लेव किया गया था अशोक गहलोत सरकार के वक्त, और उस वक्त भी यही कोशिश की कि किसी भी तरह से निवेश यहाँ पर आए। और उस वक्त जो एलन मित्तल है, उन्होंने कहा था कि निवेश उसी सूरत में होगा जब वापसी की उसमें संभावना होगी। कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेगा कि उनके इमोशनल अटैचमेंट उससे जुड़े हुए हैं। अनिल शेखावत जी, आप तो आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। ये जो परिस्थिति है जिसका अभी ओम सैनी साहब जिक्र कर रहे थे कि निवेश को बढ़ाया जा सकता है, जो रिफाइनरी की बात है, रिफाइनरी का एक प्रोजेक्ट है, वो जो जिन परिस्थितियों में उसमें विलंब हुआ वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। लेकिन क्या इनसे रास्ता निकल सकता है? क्योंकि खासतौर पर जीएसटी के बाद में तो जो स्थितियां बन गई उसमें कर सीधे तौर पर अब स्टेट ले भी नहीं पाएगा उस तरह से। देखिए, रिफाइनरी वाला जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की बात है, उसमें कोई प्राइवेट पार्टी आ नहीं रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पहले भी आपके कई उसमें कह चुका हूँ कि पहला बजट जो वसुंधरा जी ने पेश किया उसमें पीपी मॉडल पे 20,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने की बात थी, पर कोई आदमी आ ही नहीं रहा है। आपने एक प्रोजेक्शन दे दिया और आपने एक स्कीम दी। राजस्थान स्टेट की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लगने की स्थिति में हमारा स्टेट है नहीं, कोई रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है, सिर्फ सीमेंट फैक्ट्रियाँ आप छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में दो जो आप कह रहे हैं यहाँ पर लगाने की, एक तो वसुंधरा सरकार में हुआ और अशोक गहलोत की सरकार में भी हुआ, और 3-3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए और ये कहा कि हमारी जो है प्रदेश की फिजा बदल जाएगी अगर ये ग्राउंड पे आ जाएंगे। तो ग्राउंड पे क्यों नहीं आए? उनको ज़मीनें सस्ती देने की बात थी, उनको और चीज़ें सस्ती देने की बात थी, क्योंकि स्टेट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कोई स्कोप नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जीएसटी आने के बाद बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया है। सरकारें, हर सरकारें चाहती हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की आप बात कर रहे हो, महाराष्ट्र की कर रहे हो, इनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत बड़ी है, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी है, कर्नाटका की बहुत बड़ी है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मोटे तौर पे राजस्थान सिर्फ सर्विस सेक्टर का स्टेट रह गया है। यहाँ सर्विस से रिलेटेड इंडस्ट्री आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पानी की समस्या है, या बिजली की समस्या है, या और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं है।
ऐसी स्थिति में आपका कहना सही है कि कैसे हमारा स्टेट प्रोग्रेस करेगा। ओम जी कह रहे हैं, मेरे को याद है कि 1993 अभी आपसे आने से पहले चर्चा हुई कि 1993 में स्टेट में सिर्फ 8,000 करोड़ का लोन था, जो आज बढ़ के 2,78,000 करोड़ का हो गया। सिर्फ 2,70,000 करोड़ पिछले 25 साल में बढ़ गए। तो मोटे तौर पे अगर उसका हम एवरेज देखें तो हर 5 साल में या हर साल में 50-60 हजार करोड़ का लोन कहीं ना कहीं बढ़ता है। वो डेवलपमेंट होना चाहिए, परंतु हमारा जो बजट है वो मोटे तौर पे इस स्टेट की बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट इस ढंग से बनाई जाती है कि अगर हम वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लें तो उसके यार्ड स्टिक को हमको पूरा करना चाहिए। तो हम लोन लेके उसका जो इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी जीडीपी की सर्टेन परसेंटेज के अंदर अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट लोन से होना चाहिए, परंतु फाइनेंशियल यार्ड स्टिक को भी कवर करना चाहिए। तो बड़ी चिंता का विषय होगा कि अगर बहुत ज्यादा लोन लेंगे, जैसे आपने, ये भी एक डेवलपमेंट में मानता हूं कि किसानों को आप कर्ज माफ कर रहे हैं, ये भी एक आवश्यकता है, परंतु इससे भी डेवलपमेंट रुकेगा। जो जहां और जाना चाहिए था पैसा, वो अगर हम वेव करेंगे, स्वामीनाथन खुद कह चुके हैं कि वेव कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई ना कोई हमको कोई दूसरा तरीका करना पड़ेगा। राहुल गांधी खुद भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि ये कोई विकल्प नहीं है ऋण माफी, ये एक फौरी राहत है। कल्ला साहब, जो ओम सैनी साहब कह रहे थे, अनिल शेखावत जी कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सेज यहाँ पर बनाए गए। महिंद्रा सेज की अगर बात करें, जयपुर की या भिवाड़ी की बात करें, तो कितना प्रभावी हो पाया ये, क्योंकि रोजगार की बात कही गई थी उस वक्त, और एक बड़ा मॉडल ये माना जा रहा था कि उसके जरिए इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, जैसे अभी अनिल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सर्विस सेक्टर वाली ही इंडस्ट्रीज यहाँ ज़्यादा पनप सकती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं है। बट राजस्थान जो दिल्ली और एनसीआर से प्रॉक्सिमिटी रखता है, जयपुर 300 किलोमीटर की दूरी पे है, आईटी कंपनीज का जो ओवरफ्लो वाली जगह है, क्या हम उसको कैप्चर कर पाएँ? मुझे याद है यहाँ पे इन्फोसिस, HP, जेनपेक, कई कंपनीज आई पर वो रुक नहीं पाई। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इस सेक्टर को हम कैसे और राजस्थान की तरफ ले जा सकते हैं। इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो स्टेट के पास अवेलेबल है, इनको हम क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं। पिछली सरकार ने एक हब जरूर खोल दिया जाते जाते, बट उसको यूज कैसे करें, उसको इनोवेट कैसे करें कि बाहर की बड़ी कंपनीज यहाँ आके, एक IT सर्विस भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ कर सकता है। जयपुर में अनऑर्गेनाइज तौर पर देखिए, मैं अगर सिर्फ जयपुर शहर की बात करूँ तो डिजिटल इकोनॉमी को कम से कम 120 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर होता है, बट वो सेक्टर पूरा ही अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई उसका फॉर्म रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर इस तरह की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पकड़े तो हम रोजगार भी मुहैया करवा पाएंगे और स्टेट का लैंडस्केप भी बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह के कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी होगी, खाली MOUs और बड़ी कंपनी से काम नहीं चलेगा। और अगर इसको टैप कर पाए तो शायद हम वो जो SEZ वाले प्रोजेक्ट थे उनमें और आगे बढ़ पाएंगे। जो बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बात ये कि इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का जो एक USP है, एक प्रो पीपल चीफ मिनिस्टर है और एक प्रोग्रेसिव डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। IT को लेकर के मुझे लगता है कि जो उनकी समझ होगी, इंटरनेशनल जो उनका बैकग्राउंड है पढ़ाई के लिहाज से, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उद्योग किसके पास होगा, उद्योग मंत्रालय किसके पास हो सकता है, जो जिस तरह के मंत्री बनाए गए। ओम सैनी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि UDH को लेकर के माना जा रहा है कि जो जिस तरह का नगरीय विकास में काम किया था शांति धारीवाल, हो सकता है उनके ऊपर ही एक बार फिर भरोसा जताया जाए, लेकिन उद्योग मंत्रालय जो सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है, रोजगार सृजन कर सकता है, उस लिहाज से आपको कौन किस मंत्री की संभावना लगती है? देखिए, एक तो ये कि हम लोग विदेशों में जो अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पनाएं की जा रही है, यानी वेस्टर्न मॉडल में, वो वेस्टर्न मॉडल हमारे लिए नहीं है। हमारी कुल मिला के निगाह हमारी उसी तरफ जाती है कि वो लोग क्या रास्ता बता रहे हैं। हमारी बहुत अलग किस्म की सारी ज़रूरतें हैं और उन पर हमें पुनः सोचना चाहिए, जिस पे कि मेरा ख्याल है कि न NDA ने सोचा, न UPA ने सोचा, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है। मेरा जिस तरीके से किसान परेशानी में फंसे हैं, जिस तरीके से मजदूर परेशानी में फंसे हैं, जिस तरीके से नौजवान बेरोजगारी के रास्ते पर जा रहे हैं हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद में, तो ऐसे में सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो ऐसा कौन सा इकोनॉमिक रास्ता हो जिसके माध्यम से हम अब हमारे नौजवानों को रोज़गार भी दे सकें, हमारे किसानों को वाइबल बना सकें कि वो अपने आत्मनिर्भर हो जाएं, जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में आ जाएं। उनके उत्पादन को हम कैसे दूसरे मार्केट्स में या दूसरी जगह या दूसरे प्रदेशों में बेचने की स्थिति में आए ताकि उनको लाभ हो। ये सब बातें सोचने की ज़्यादा आवश्यकता है। उद्योग तो निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ
खनन का बहुत बड़ा सिलसिला है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ जितने मिनरल्स बहुत बड़ा राजस्व बड़ा जरिया है, तो ये सब चीजें जो अभी जो 23 मंत्रियों ने जो शपथ ली है उनमें से आपको पोटेंशियल कौन लग रहा है उस लिहाज से? हालांकि डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री देंगे और वो भी बाकायदा कांग्रेस हाईकमान से चर्चा करने के बाद। देखिए, जो कुछ नए नाम सामने हैं उनका तो कभी काम देखा नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई बात कही नहीं जा सकती। लेकिन एक्सपोजर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा है, दुनिया को देखा है, समझा है और यहाँ की समस्याएं भी समझ रहे हैं। तो उनके पास में ऐसा विभाग होना चाहिए जो वित्त और इंडस्ट्री इन दो चीज़ों को डील करता हो, ताकि वो ये शिकायत ना कर सकें कि काम करने का मौका नहीं मिला और इसलिए मैं इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका, जिसके लिए हमारा दल पूरे लोगों से डिमांड करके आया था कि हम इनको वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को, इन दोनों को इन सब बातों विचार करने के साथ साथ में जितनी ऊर्जा और जितना अनुभव, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मुझे सचिन पायलट सबसे वाजिब लगते हैं कि उनके पास में ये विभाग होना चाहिए। बिल्कुल, उनका जो एक्सपोजर है उसके लिहाज से, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक खुद सचिन पायलट ने गृह मंत्री में रुचि नहीं दिखाई है। वो नहीं चाहते कि गृह मंत्रालय उनको मिले, वो इसी तरह का कोई एक विभाग चाहते हैं जिसके जरिए वो राजस्थान के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से तैयार कर सकें। अविनाश कल्ला जी, जो ओम सैनी साहब कह रहे थे, जो आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, उसके लिहाज से मुफीद लगते हैं आपको? नहीं, सभी कुछ ठीक है श्रीपाल जी, बट एक चीज़ इस गवर्नमेंट को और देखनी पड़ेगी कि इन सारे चीज़ों में टाइम बड़ा प्रेशियस होता है। इन सारे जो इनोवेटिव आइडियाज़ है या आईटी के जो क्षेत्र है, उनको इस सरकार को देखना पड़ेगा कि वो क्विक एक्शन ले। कई बार ऐसा देख रखा है कि आईटी प्रोजेक्ट्स को भी सरकार उसी ढंग से देखती है जैसे कि दूसरे सेक्टर्स को, तो यहाँ एक वो गवर्नेंस इनको ऐप्ट दिखानी पड़ेगी और क्विक डिसीजन मेकिंग। सचिन पायलट में संभावना दिखती है आपको? जी बिल्कुल, पायलट साहब उसको आगे ले जा सकते हैं, उनका एक्सपोजर अच्छा है, बट फिर भी उसमें भी अभी ये देखना होगा कि सरकार सामंजस्य कैसे बिठाती है। इस सरकार का सामंजस्य अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह के जेस्चर्स आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, वो अपने आप में कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम। आज जो मंत्रिमंडल, जी बिल्कुल ऊपर चुनौतियां बड़ी है। एक तरफ राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव को जीतना, जिसकी सरकार यहाँ पर बनी है, उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना, और साथ ही अकाल और सूखे की जो स्थिति है वो अपने आप में बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। और अब जो मंत्रिमंडल बना है वो किस तरह से उन चुनौतियों से निपट पाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से राजस्थान में उद्योग आ सकते हैं और उस लिहाज से कौन एक चेहरा हो सकता है जो इस निवेश को सबसे ज़्यादा ला सकता है। हालांकि पिछली सरकार में जो गहलोत सरकार है उस वक्त भी यहाँ पर रिफाइनरी की कवायद हुई, हालांकि रिफाइनरी को लेकर जो रार हुई वो इतनी लंबी चली कि अभी तक रिफाइनरी का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। कल्ला साहब, आप कह रहे थे कि जो आईटी सेक्टर है खास तौर पर, उस पर फोकस किया जाए तो दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पर निवेश बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में जयपुर जो ज़िला है वो दिल्ली से बहुत प्रॉक्सिमिटी रखता है, महज 300 किलोमीटर दूर है। एनसीआर में जो भी कंपनीज है वो ओवरफ्लो हो चुकी है, एनसीआर सैचुरेट हो गया। तो क्या राजस्थान वो रेड कारपेट रोल कर सकता है कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए? और क्या हम ये एक और भावना जता सकते हैं हमारे यंगस्टर में कि किसान का बेटा खेती या सरकारी नौकरी क्यों करे, वो दिल्ली जाने की बजाय जयपुर या कोई अन्य बड़ा शहर जाए, आईटी सर्विस सेक्टर में काम करे। मैं कई ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जयपुर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आईटी का काम करते हैं। वहाँ 12, बयाना, इन छोटी जगहों से लोग आते हैं और वो एक हब जो है वो कम से कम 150 से 200 करोड़ का एक अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है साल भर में। तो इन छोटे छोटे आईटी अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम टैप कर पाएँ और अगर वो स्पिल ओवर खींच ले तो हम एक नया रोजगार का जरिया बता सकते हैं। सरकार अपने वो 3,500 रुपये वादे की जगह अच्छा रोजगार दे सकती है और नई संभावनाएं पैदा हो सकती है। पिछली सरकार बोल बहुत रही थी, उन्होंने काफ़ी स्किल डेवलपमेंट ये वो किए, पर उन्होंने अंत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब इस गवर्नमेंट पे और यहाँ की नई लीडरशिप पे जो आप अभी कह रहे थे कि उसमें वक्त लगता है, जब भी कोई आप योजना बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंट होता है तब तक जो ढांचा आईटी में हाँ आईटी में आपको थोड़े वो नियम और अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्विक डिसीजन टेकिंग वाला है। आईटी सेक्टर वाला एक सीमेंट फैक्ट्री या ऑयल रिफाइनरी की जितना वेट या डीप पॉकेट में नहीं आता, वो ये देखता है ईज कितनी है और रिसोर्स कितना क्विक आ रहा है। तो एक क्विक डिसीजन मेकिंग इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा।
कि क्या आप उस अनिल शेखावत साहब, जो ओम सैनी जी कह रहे थे, विनाश कल्ला जी कह रहे थे, उनको लगता है कि सचिन पायलट एक उस लिहाज से एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। आपने तो आर्थिक मामलों को देखा है, वित्तीय मामलों के भी आप जानकार हैं। देखिए, सबसे एक प्लस पॉइंट सचिन पायलट में ये है कि ये कंपनी अफेयर्स के मिनिस्टर थे यूपीए की सरकार में, और 2013 का कंपनीज एक्ट नया अमेंडमेंट हुआ है जो 1956 में था। 60 साल बाद एक नया कंपनीज एक्ट बना, उसको नया ड्राफ्ट हुआ, उसके कंसर्न मिनिस्टर थे और आज भी बड़े सक्सेसफुली बन रहा है। तो मुझे लगता है कि एज ए मिनिस्टर इनकी जो कार्यकाल रहा या इन्होंने जो काम किया वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह यही रहा है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, बाहर की इनकी पास डिग्री है, और मोटे तौर पे जब हम बाहर से कोई इंडस्ट्री लाते हैं तो एक आदमी की जो बातचीत का लहजा होना चाहिए या उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए, जो टेबल टॉकर होना चाहिए, उस स्थिति को शायद पूरा करते हैं। तो मोटे तौर पे अगर अशोक गहलोत जी के तो हमने परफॉर्मेंस देखी है, मुझे लगता है कि आगे के कार्यकाल में जो भी मिनिस्ट्री शायद अपनी पसंद की लेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अपनी पसंद की मिनिस्ट्री नहीं ले। और आपने सही कहा कि होम में क्या करेंगे, कोई यूटिलाइजेशन इनकी नहीं होगा, तो मोटे तौर पे इनका यूटिलाइजेशन स्टेट की ग्रोथ में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए। हो सकता है फाइनेंस ले लें, हो सकता है फाइनेंस इनको देना पड़े, या जो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री लेनी पड़े। तो इनकी पास्ट परफॉर्मेंस, इनकी एजुकेशन, इनका एक्सपोजर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट की ग्रोथ में काम आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा आदमी मिलेगा जो अभी तक बीजेपी की सरकार में तो हो सकता है, पर कांग्रेस की सरकार में ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व वाला, जिसकी नॉलेज हो और जिसके पास आगे के बहुत साल हों, और जो राजस्थान से पारिवारिक रूप में भी जुड़ा हुआ है और खुद भी जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में हमें उनके अनुभवों का काम यूज लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक बड़ा चेहरा तो है सचिन पायलट का, जो उद्योग मंत्रालय के लिहाज से, वित्त मंत्रालय के लिहाज से मुफीद हो सकते हैं स्टेट के लिए। और कौन सा चेहरा लगता है विनाश कल्ला जी, अगर मान लो ये नहीं होते हैं तो ये जिम्मेदारी किसको दी जा सकती है? क्योंकि शांति धारीवाल को लेकर के तो ये माना जाता है कि या तो उनके पास में गृह होगा या नगरीय विकास होगा, क्योंकि नगरीय विकास में उन्होंने जो काम किया था पिछली सरकार में, पिछली गहलोत सरकार में, वो उसकी चर्चा आज तक होती है। देखिए, यूथ का बेनिफिट और एक एक्सपोजर हरीश चौधरी को भी है। हरीश दिल्ली में भी काम कर चुके हैं, ग्रास रूट से निकल के आए हैं, तो वो एक और चेहरा है जो इस तरह के रोल और नई डायनेमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। उनसे मुझे थोड़ी उम्मीद है कि इन पे कुछ नया और महत्वपूर्ण पदभार संभाला जाए। अशोक चांदना है, हालांकि उनका भी ये पहला टर्म है और वो राजस्थान से ही सीमित रहे, बट जितनी उन्होंने ऑपोजिशन में एक भूमिका निभाई थी उस हिसाब से दमखम रखने वाले मंत्री। हालांकि उनके बारे में माना जा रहा है कि उनका स्पोर्ट्स जो है उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है, और उस पर वो उनकी अपनी टीम भी है, चाहे पोलो की टीम की बात करें तो माना ये जा रहा है कि उनको, चूंकि फिर हरीश चौधरी, क्योंकि प्रताप सिंह को भी इन तरह के रोल नहीं दिए जा सकते, उनको मोर पीपल सेंट्रिक और डेवलपमेंट वाले रोल दिए जाएंगे। इस रोल में मैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर सचिन पायलट नहीं हो तो हरीश चौधरी एक नाम हो सकते हैं। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे थे ओम सैनी साहब की, यहाँ की जो हालात हैं, खासतौर पर हम पशुपालन पर निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं, तो क्या उद्योग एक विकल्प हो सकता है उस लिहाज से, या हमें खेती बाड़ी में ही कोई नए प्रयोग करने चाहिए? नहीं, देखिए शिवपाल जी, इस पर पहले काफ़ी चर्चा हुई है पिछली सरकार भैरव सिंह जी के वक्त से। या एक तो टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में स्टेब्लिश करने का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहा है, जिसको अशोक गहलोत भी पिछली अपनी सरकारों में मानते रहे हैं। उस पर कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे जो होटल बिजनेस और सारे स्टार्ट हुए हैं उसी वक्त स्टार्ट हुए हैं, भैरव सिंह जी के वक्त से और अशोक जी के वक्त से। वो आगे उस तेज़ी से नहीं बढ़े जैसे बढ़ना चाहिए। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आओ नहीं पधारो हमारे देश वाला सिलसिला नहीं, देखिए लग ये रहा है कि पूंजी के मुकाबले जैसे श्रम की कीमत कम हो गई, सस्ता श्रम वाला जो है, हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया में जाके बोलते हैं, लेकिन ये नहीं, हम इतने सहज रूप से हमारे आदमी को बेचना नहीं चाहेंगे, उसके जीवन यापन के जरिए के लिए उसको छोटा नहीं बनाना चाहेंगे। यहाँ सब कुछ बड़ा न्याय संगत लगना चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर्स जो हैं, इनके पास में भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, प्रताप सिंह भी हैं, रघु शर्मा भी हैं, और साथ साथ में अंजना भी हैं। ये सब लोग, इन्होंने क्या सोचा हुआ है, ये क्या सोच करके इस सरकार में शामिल हुए हैं, इनके पास में क्या विजन है राज्य के विकास के लिए, इसका भी कुछ ना कुछ पता लगना चाहिए। क्योंकि हमें इनकी प्रतिभा का उस तरीके से अंदाज नहीं है जैसे ये वास्तव में जो कुछ पूरी तौर पे नज़र आते हैं।
कुछ और भी डीप अंदर होगा, क्योंकि इनकी एजुकेशन भी बड़ी बेहतर है, समझा भी है इन्होंने और राज्य की सारी स्थितियों से वाकिफ़ है। ऐसी स्थिति में उनकी राय और उनका स्वरूप सामने आएगा तब पता लगेगा। अभी तो अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों मिलकर इनके विभाग बांट दें तो उससे कुछ पता नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि इन पर चर्चा होनी चाहिए और मेरा ख्याल है चर्चा हुई होगी, इसीलिए आज या हो सकता है चर्चा होनी हो, इसीलिए वक्त लग रहा है। कम से कम माना जा रहा है कि जो विभागों का वितरण होगा वो चर्चा के बाद होगा और उसके बाद में कांग्रेस हाईकमान से चर्चा होगी। लेकिन जितने भी मंत्री आए हैं उनके अगर यूएसपी देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाने पहचाने हैं, उनका जो टेस्ट है वो भी पता है, तो क्या जब मुख्यमंत्री तय करते हैं मंत्री को विभागों का आवंटन करते हैं तो क्या उनके टेस्ट को भी देखा जाता है? निश्चित रूप से देखिए, जैसे बीडी कल्ला है, उनका एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है, टूरिज्म का बैकग्राउंड रहा है, दोनों बार इस विभाग के मंत्री रहे हैं, तो ऐसा सोचा जाता है कि शायद वो इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम को जितना डैमेज किया है पिछले 10 बरस में, 5 बरस नहीं 10 बरस में जो डैमेज हुआ है, जिसमें कि टोटली एजुकेशन ऐसी हो गई जो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। आप एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद में भी आपको कहीं पर कोई स्थायित्व का सिलसिला नहीं है। तो इसको वही नियंत्रित किया जाना है जब हाई स्कूल करके या 10+2 करके आप हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, उसी वक्त तय हो जाना चाहिए कि आप किस एरिया में जाएं और जहां आपके लिए जॉब उपलब्ध हैं। ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि अब के मंत्रियों को सोचना चाहिए, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं सोचना चाहिए कि बस मैं आया और मैं अब चला जाऊँगा। तो ऐसे में सीपी जोशी ऐसा सोचा करते थे, मुझे ख्याल है, मेरी चर्चा भी हुई थी उस ज़माने में उनसे, लेकिन जैसे ही वो विभाग बदले उनको सब चीज़ें भूल गए। तो अब ये जो आने वाले इस 5 साल के अंदर जो कुछ हैं, अगर बीडी कल्ला साहब को एक विभाग दिया जाता है, शिक्षा विभाग, तो वो एक दृष्टि दें। उसी तरीके से अगर होम डिपार्टमेंट शांति धारीवाल को दिया जाता है तो वो एक दृष्टि दें कि पीपुल ओरिएंटेड सारा पुलिस डिपार्टमेंट बने, वो मेरे योग्य सेवा जो लिखी जाती है वो वास्तव में हो, ऐसा ना हो कि थाने में जाते ही स्वरूप बदल जाए। तो ये सब चीज़ें इसी यूएसपी के मुताबिक मेरा ख्याल है कि विभागों का बंटवारा होगा, तो उसी वक्त इस पर टिप्पणी की जा सकी। अभी तो एडवांस में हम ये कहें कि इसको ये मिल जाए। प्रसादी लाल मीणा के बारे में मशहूर है कि सहकारिता और रसद विभाग वो बहुत बेहतर तरीके से देखा करते थे, तो वो सब तो पिछला उनका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन चैलेंज दिया जाता है तो वो दूसरे भी संभाल सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि 13 जिलों से मंत्री नहीं है, वहां पर एक निराशा का भाव भी है। नागौर की मैं कल देख रहा था अपडेट, नागौर में 6 विधायक वहां से चुन करके आए हैं और एक भी विधायक को इसमें जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो ये जो इम्बैलेंस है जो मंत्रिमंडल में क्षेत्रवार, वो आपको नहीं लगता कल्ला साहब के जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तो बीजेपी उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी? नहीं, देखिए अभी इन्होंने 5 तो मंत्रिपरिषद की जगहें खाली रखी है और संगठन पूरा रिवैम्प होना बाकी है, बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने ये सवाल अपने इंटरनली भी इसमें चर्चा कर ली होगी और उनका रोड मैप तैयार रहा होगा। और एक और आप इसमें देखिए, इसमें जितने भी युवा दिए गए, एक एस्पिरेशन को एड्रेस किया है कांग्रेस ने। तो मुझे लगता है वो पोस्ट वेकेंट करके इन जिलों में भी एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप कुछ डिलीवर करते हैं तो आप बड़ा कुछ एस्पायर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक सोची समझी रणनीति की तरफ हुआ है कि इस तरह दिया जाए। और हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट को पूरे मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाए, पर जैसे आप एरियाज के, आपने नागौर का उदाहरण दिया, तो कहते हैं शेखावटी से भी नहीं आया, बट सीकर से डोटासरा जी हैं, तो ठीक है, झुंझुनू में अभी नहीं आया, पर कोई उनके लिए प्लान भी कई जिलों से तो विधायक जीत करके भी नहीं आए, सिरोही से नहीं है, पाली से नहीं है, जालोर बिल्कुल। से, तो वहाँ एक मुझे लगता है उन लोगों को और उन एरियाज को संगठन में दिया जाएगा कि तुम पहले तुम्हें ये पोजीशन देते हैं, डिलीवर करके दिखाओ, फिर तुम्हें और रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है एस्पिरेशन मैनेजमेंट कांग्रेस का इस पूरे मंत्रिमंडल और आगे के रास्ते को देख के फॉर्मूला रहा है कि जिन्होंने अभी तक लीड किया उन्हें आप पोजीशन दीजिए और जिन जिलों से नहीं आया वहाँ एक एस्पिरेशन क्रिएट करिए और एक वैक्यूम खाली छोड़ दीजिए कि देखिए ये 5 मंत्रिपरिषद में जगह है, इतने अहम बोर्ड है और इतने चेयरपर्सन बनने बाकी हैं, अगर आप वहाँ जिताएंगे तो आपका यहाँ रोल है। ये परफॉर्मेंस देखी जाएगी पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि कौन बेहतर परफॉर्म कर पाता है, किसके इलाके से ज़्यादा बढ़त मिलती है, तो हो सकता है उसका भी पारितोषिक मंत्रियों के जो अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें दिया जाए। और अगर परफॉर्मेंस कहीं गड़बड़ होती है तो इन मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। इस तरह की परंपरा आमतौर पर रही है। जहाँ तक बात है अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग जिलों को भागीदारी देने की, उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल्ला साहब कह रहे थे कि
उनको कहीं न कहीं खपाने की कोशिश होगी। सचेतक के 2 पद हैं, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हैं, संगठन में उनको मौका दिया जा सकता है। और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ जो विधायक हैं उनको भागीदारी इसलिए भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनके साथ में विवाद जुड़े हुए थे। खासतौर पर जैसे अगर रामलाल जाट की बात करें, उनको भीलवाड़ा से वो एक प्रोबेबल कैंडिडेट थे, उनको मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन पारस देवी कांड जो हुआ था, संदिग्ध जो मौत हुई थी, वो शायद उनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अनिल शेखावत जी, हालांकि जो सुबह कई मंत्रियों की जो प्रोफाइल हम देख रहे थे उसमें कईयों के ऊपर इस तरह के मुकदमे भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पुराने विवादों को देखते हुए सबको बदल दिया गया। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको शामिल किया गया। देखिए, जब मंत्रिमंडल का एनालिसिस होगा तो आप जो बात बता रहे हैं वो सब चीज़ों का एनालिसिस होगा। ये एनालिसिस भी होगा कि मास्टर भंवरलाल को पहले क्यों ड्रॉप किया गया था, उसके क्या कारण होते थे। अगर हम इसी मंत्रिमंडल को देखें जो मोटे तौर पे मुझे बैलेंस दिख रहा है, पर अगर विवाद की बात करेंगे तो विवाद तो प्रेमचंद भाया को क्यों ड्रॉप किया, मास्टर भंवरलाल को क्यों ड्रॉप किया, या जिन लोगों के आप बात बता रहे हैं जिनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं, तो मोटे तौर पे ये इन इलेक्शन में अब नेक्स्ट जो है यही चीज़ होगी कि लोग पूछेंगे कि इन लोगों को क्यों लिया गया, जबकि इनसे बढ़िया साफ सुथरी छवि के आदमी बैठे थे। 99 आदमी से 24 तो नए एमएलए हैं, तो वो तो वैसे ही आउट हो गए। बाकी जो 75 बजे उसमें से ये मंत्रिमंडल लिया गया है। मोटे तौर पे एक्सपीरियंस में ये लोग बाग आ गए, और नए जो 17 चेहरे आए उनको भी वाली बात है। दूसरी आपकी उस बात पे आता हूँ कि 13 जिलों को कुछ लिया ही नहीं गया। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कई सालों बाद नागौर में कांग्रेस की हुई है, आपने एक मंत्री नहीं लिया, जबकि सेंटर में चौधरी साहब हैं। तो लोग बाग बीजेपी वाले ये कहेंगे कि यही ठीक थे, हम ही लोग बाग इसको मुद्दा बनाने की कोशिश। पाली में चौधरी साहब हैं, वो पीके चौधरी, वो मिनिस्टर है, आपका तरफ से कोई है ही नहीं। जालोर आपका पूरा खाली पड़ा है, सांचौर आपका खाली पड़ा है। तो जहां से परफॉर्मेंस नहीं हुई वहां से तो चलो मिनिस्ट्री आपने ही बनाई, पर शेखावटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, नागौर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इन जगहों से कम इस मंत्रिमंडल में लोग बाग आने चाहिए। नहीं तो लोग बाग, आप जब लोकसभा के चुनावों में जाएंगे, नेचुरली आदमी पूछेगा कि हम इससे ज़्यादा आपको और क्या परफॉर्मेंस दे सकते थे, इससे ज़्यादा हम कांग्रेस का कैसे जुड़ सकते थे। तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है अंदर के खाने में ये हो कि कुछ उम्मीदवारों को उन्होंने इसलिए रिजर्व रख लिया कि उनको लोकसभा के चुनाव रखवाने। तो ये कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता होंगे या जो भी मिनिस्टर होंगे या चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, ये आगे के समय में जनता को ये बताएंगे कि हमने इन जिलों को क्यों नेगलेक्ट किया, इसका वजह क्या रही। उमसनी साहब, क्या लग रहा है, इनका कोई सेकंड प्लान तो होगा ही निश्चित रूप से। गहलोत कोई पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, तीसरी बार बने, और 1980 से जिस तरह की राजनीति के जरिए वो आगे बढ़े सने आलाकमान को कॉन्फिडेंस में लेते हुए और साथ में एक प्रो पीपल इमेज बनाते हुए एक जनहितैषी मुख्यमंत्री के बतौर, तो सेकंड प्लान तो उनके दिमाग में रहा ही होगा कि किसको कहां पर बोर्ड में लिया जा सकता है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए श्रीपाल जी, करीब 62 के करीब बोर्ड और प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान के अंदर, जिनके अंदर की ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिनको रिमूव करके और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया जा सकता है। ये एक हमेशा से डिमांड रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। लेकिन राजनेताओं को, जो बिल्कुल सत्ता के प्रमुख होते हैं, उनको सूट ये करता है कि ब्यूरोक्रेट बैठा रहेगा तो तत्काल उसके साथ में संवाद करके कुछ भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में डेमोक्रेटिक स्वरूप अगर बनाना है आपको सिस्टम का और सारे शासन का, तो ये सब करना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं समझता हूँ कि जो हिस्सा नहीं मिला है उसके पीछे तो निश्चित रूप से लोकसभा का सारा ख्याल मुख्यमंत्री के उस जहन में होगा, जिससे कि वो आने वाले वक्त में तय कर सकें क्या। तो ये नागौर वाला सिलसिला केस बड़ा माकूल लगता है कि शेखावाटी को रिप्रेजेंटेशन और मेरवाड़ा को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। वो क्यों नहीं मिला, तो वो समझ में यही आता है कि शायद वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, जिनको छोड़ा गया है, जो विधायक हैं या जो नहीं हैं, उनको लोकसभा के लिए कहीं ना कहीं कोई पारितोषिक मिलने वाला है, या फिर बोर्ड्स और प्रोजेक्ट्स में उनको खपाने का सिलसिला होगा। क्योंकि वरना तो इसको तो प्रतिपक्ष बड़ी आसानी से भुनाएगा कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, उनके साथ में जाकर के हम लोग पहले ही आपको बहुत बेहतर दिए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त ही बताएगा। नागौर में 2 विधायक ऐसे हैं जो सीनियर हैं, महेंद्र चौधरी हैं जो कुचामन सिटी से हैं, और बड़े ऊर्जावान मंजू मेघवाल है। मंजू मेघवाल को भी लेकर के माना जा रहा था कि चूंकि वो एक उस वंचित वर्ग से आती है, साथ में महिला है, तो उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। महेंद्र चौधरी को लेकर के एक संभावना ये जताई जा रही कि उनको उप सचेतक जैसा कोई पद दिया जा सकता है, ताकि वो विधानसभा में बेहतर तरीके से
उसकी गतिविधियों का संचालन में मदद कर सकें। अविनाश कल्ला साहब, सीपी जोशी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र पारीक, ये इस तरह के कई नाम हैं जो छूट गए हैं इसमें। और चूंकि एक बड़ी चुनौती भी थी कि ज़्यादातर जो विधायक जीत करके आए हैं वो सीनियर हैं, उनका अपना एक पुराना प्रोफाइल है, बड़ा प्रोफाइल है, उन लोगों को किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे और उनके लिए क्या स्कोप लगता है सरकार? देखिए, जैसे आपने जोशी जी का नाम लिया, पारिक जी का नाम लिया, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मंत्रिमंडल में भी यूथ को तवज्जो दी गई है। कांग्रेस अपने सीनियर लीडर्स को सेंटर की तरफ पुश करना चाह रही है ताकि ये क्लियर डिवीजन भी रहे कि यंगस्टर्स को हमने स्टेट में मौका दिया और बड़े नेताओं को हम केंद्र में देखेंगे। तो वो एक प्लान होता नजर आ रहा है। जोशी जी पहले भी कह चुके थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं भीलवाड़ा से। तो जब उनको यहाँ के लिए नामांकन मिला तो उनका हाईकमान का आदेश है, इसकी पालना की जाएगी, ये लड़ लिया, पर मैं लोकसभा देख रहा हूँ। तो हो सकता है उन्हें लोकसभा भेजा जाए। और सीनियर चेहरे महेंद्रजीत मालवीय है, इनको भी डूंगरपुर से बिल्कुल लोकसभा मिल सकती है, यहाँ मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि ये क्लियर ट्रांजिशन का रास्ता भी हो सकता है कि सीनियर जमात को दिल्ली दरबार में रखा जाए और जो नए लोग हैं उनको स्टेट में चांस दिया जाए। तो ये एक रणनीति हो सकती है जो इस सारे घटनाक्रम से सामने आती है। तो ये मान सकते हैं अनिल शेखावत साहब कि अब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की तरफ। इस मंत्रिमंडल से ये लग रहा है कि नए लोग बाग आ रहे हैं और इन नए लोगों में जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो निश्चित तौर पे आगे के सालों में कांग्रेस के फर्स्ट उस लाइन में आ जाएगा। और नेतृत्व मुझे लगता है आगे पीछे कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये उन्होंने जो टीम ली है और राहुल गांधी जी ने जो नए आदमियों पर अपना विश्वास व्यक्त किया गया है, उन लोगों के लिए ये मंत्रिमंडल में बड़ा अच्छा स्कोप है कि जो 17 नए आदमी आए हैं जिनकी छवि बिल्कुल साफ है, वो अपने कामों से और कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के प्रोग्रामों से और इस 5 साल में कांग्रेस को और कितना आगे ले जा सकते हैं, इसका पूरा स्कोप है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नहीं लोग बाग लिए गए हैं उनकी भी वजह यही है कि कैसे न कैसे नई पीढ़ी को, यंग आदमियों को आगे लाया जाए, जिससे बीजेपी को सही तरीके से उसका वो मुकाबला कर सकें और आगे के सालों में कांग्रेस का प्रोग्राम्स की नीतियों को आगे जन जन में फैला सकें। तो ओम सैनी साहब, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो सदन के नेता के अलावा अब कांग्रेस में एक अभिभावक की भूमिका भी अब होंगे। वो एक नई पीढ़ी को तैयार करने का जिम्मा भी अब उनके पास होगा और उसका सूत्र ये होगा कि अदब, तहजीब और मिलनसारी ये सूत्र है जिसके माध्यम से नौजवान अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और बड़ी आसानी से जो ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रमण काल है, जिसमें कि नौजवानों के हाथ में सत्ता आएगी और बड़े आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो हासिल किया जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कल्ला साहब, आप भी यही मान रहे हैं? बिल्कुल, ये एक चेंज ऑफ गार्ड का संकेत है और गहलोत साहब चूंकि काफ़ी सीनियर रह चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उनसे जितना ये यंग पीढ़ी लर्न कर पाए और अपने आप को राज्य के लिए अडेप्ट कर पाए, ये देखने वाली चीज़ होगी। बट हाँ, अब वो एक मेंटर की भूमिका में नज़र से आते हैं। तो जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 23 चेहरे जो सामने आए हैं, 13 कैबिनेट मंत्री हैं, 10 राज्य मंत्री हैं, वो उन्होंने शपथ ले ली है। उनको बाकायदा सचिवालय में कमरे अलॉट कर दिए गए हैं। आज वो अपना कामकाज भी शुरू कर देंगे। हालांकि जो खबर न्यूज़ 18 पर ब्रेक हुई है जिसके मुताबिक अभी विभागों के वितरण में, विभागों का जो अलॉटमेंट है उसमें वक्त लग सकता है। उनकी पसंद नापसंद मंत्रियों की, उनके कामकाज का तरीका, उस पर भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही कांग्रेस हाईकमान से इस पर बात की जाएगी। मुख्यमंत्री जिस विजन के साथ स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं, सचिन पायलट के साथ मिलकर के जो उप मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं, उसमें ये देखा जाएगा कि इस टीम में कौन कहाँ खेल सकता है, वो फॉरवर्ड होगा या किस तरह की उसकी भूमिका होगी, वो भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन इलाकों से मंत्री नहीं बन पाए हैं, जहाँ पर निराशा का भाव है, उनको लेकर भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के पास में एक बड़ा प्लान होगा, या तो संगठन के लिहाज से या सरकार के लिहाज से। 5 पद अभी भी खाली हैं कैबिनेट में, जिनमें लोकसभा चुनाव के बाद ये संभावना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उन जिलों से वो रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। और साथ ही जो बड़े चेहरे हैं जिनको छोड़ा गया है, जिस तरह से हमारे पैनल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी, अविनाश कल्ला जी और राजनीतिक विश्लेषक अनिल शेखावत मानते हैं कि उनको शायद अब बड़ी भूमिका में केंद्र में ले जाने की तैयारी हो रही है, ताकि वहाँ पर कांग्रेस को और मजबूत किया जा सके। कांग्रेस अनुभवी जो चेहरे हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको दिल्ली दरबार में शामिल किया जाए। और जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक
सीपी जोशी को कांग्रेस भीलवाड़ा से मैदान में उतार सकती है लोकसभा के लिए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, माना जा रहा है कि उनको बांसवाड़ा और डूंगरपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। आदिवासी जो सीट है, वहाँ की सुरक्षित सीट है, वहाँ से भंवरलाल शर्मा सरदार शहर, उनको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि चूंकि वहाँ पर अभिनेश महर्षि ने बीएसपी उम्मीदवार के बतौर बड़ा एक वोट बैंक हासिल किया था, बड़ा 3.5 लाख के आसपास वोट हासिल किए थे चूरू संसदीय सीट से, माना जा रहा है कि वहां से उनको मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह से महेश जोशी, जो कि सांसद भी रह चुके हैं जयपुर से, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो मंत्री उनका बनना तय है। शिवपाल जी, कुल मिलाकर राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले चौथे नेता के आज मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। राज्य सभा में, राज्य भवन में उन्हें शपथ दिला दी गई है राज्यपाल कल्याण सिंह के द्वारा, और 23 विधायक आज मंत्री बन चुके। एक नए सफर का आगाज आज हो चुका है, और साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े, उनको भी